इजीली आप ये स्कोर अचीव कर सकते हो। करना क्या है, बहुत गौर से चीजें सुननी है। माय डियर फ्रेंड, देयर आर फ्यू साइंटिफिक स्टेप। इस क्वेश्चन के चंद एक बड़े साइंटिफिक स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है? डियर फ्रेंड, यू आर सपोज टू रिकॉग्नाइज द टेंसेस इन उर्दू। कि आपने उर्दू के अंदर जो टेंसेस हैं उनको रिकॉग्नाइज करना है। आपको पता है एक और चीज, 10 टोटल मार्क्स 10 है, बट आउट ऑफ 10 8 मार्क्स विल गोज फॉर टेंसेस। 10 में से अगर आपने टेंस उर्दू का सही रिकॉग्नाइज कर लिया, बाकी आपको लफ्ज भी ना आए, कुछ भी ना आए, बट इफ यू हैव रिकॉग्नाइज द टेंस इन उर्दू, you out of 10 you can score 8। अगर सिर्फ आप इस टेंस को रिकॉग्नाइज भी कर लें, तो उर्दू का सिर्फ टेंस भी रिकॉग्नाइज कर लें, तो जैसे 10 में से 8 नंबर आएंगे। ये देखे ना, यहां पे मैंने एक जुमला लिखाया था, लाहौर वास तहजीब, कि लाहौर तहजीब और सकाफत का मरकज था। मेरा पूरा जुमला ठीक था, लेकिन सिर्फ मैंने इज लिखा था, तो टेंस गलत रिकॉग्नाइज कर लिया ना। माय डियर फ्रेंड, जब मैंने टेंस गलत रिकॉग्नाइज कर लिया तो मेरे नंबर नहीं आएंगे। तो कहने का जैसा, अगर मैं सिंपल अल्फाज में बात करूं, तो आपकी पूरी ट्रांसलेशन एक ही चीज पे मुश्तमिल है, या बेस करती है कि यू आर सपोज टू रिकॉग्नाइज द टेंसेस इन उर्दू, कि आपने उर्दू के जो टेंसेस हैं उनको रिकॉग्नाइज करना है। और माय डियर फ्रेंड, जब आपने उर्दू का टेंस रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो फिर उसकी इंग्लिश बनाना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। कैसे? क्योंकि जो टेंस उर्दू का होगा, आपको उसी का पैरेलल इंग्लिश का टेंस में कन्वर्ट करना होगा। अगर उसका पैरेलल कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो आपके मीनिंग्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाएंगे। मैं सबसे पहले तो आपसे डियर एक क्वेश्चन करूंगा। मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ टेंसेस। वाई? किसी भी, आपको पता है दुनिया की कोई भी जुबान जो है, दिस ऑलवेज बेस्ड ऑन टेंसेस। कभी आप लोगों ने सोचा कि ये टेंसेस के फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों हम टेंस यूज करते हैं? और जैसे जब आपको इसके फंक्शन का पता होगा, तो देन आपको उर्दू के टेंसेस भी आ जाएंगे, देन आपको इंग्लिश के टेंसेस भी आ जाएंगे। जी सब आप बताना चाह रही हैं, सब व्हाई वी विल यूज दिस। जी, हमें से कौन बताएगा? हैंड रेज करे, हम टेंसेस क्यों यूज करते हैं? एनीवन अमंग यू? जी, कोई आप ऐसे हैंड रेज करे और मुझे बताए कि हम टेंसेस क्यों यूज करते हैं। ये फैसल बताना चाह रहा है। जी फैसल बताएं। फैसल, मैं आपको सुन रहा हूँ। फैसल बताएं क्यों हम टेंसेस यूज करते हैं। जी सर, टेंसेस में सर एक्शन वर्ब होते हैं, कोई किसी काम के बारे में बताया जाता है, मतलब स्टेटिव वर्ब इसमें नहीं होते। नहीं, मैंने आपसे पूछा बेटे वाई, वजह क्या है, टेंसेस का फंक्शन क्या है, क्यों टेंसेस यूज करते हैं, फंक्शन क्या है टेंसेस का? किसी काम को बताना, कोई काम जिसमें हो रहा हो। बेटे वो तो वर्ब बताता है, वर्ब इंडिकेट करता है कोई काम हो रहा है। टेंसेस का क्या फंक्शन है? जी सॉरी वकार साहब आप बताएं। सर, टेंसेस का काम होता है जमाने को शो करना कि काम जी जो है वो माय डियर माजी में फ्रेंड, हुआ है या टेंसेस मुस्तकबिल में का हुआ है। सबसे पहला काम जो है, दे विल इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन। किसी भी चीज को करने के 3 टाइम होते हैं। मैं देखो ना, मैं कहूंगा कल मैंने आपको प्रेसी पढ़ाई थी, मैं लिखूंगा आई टॉट। मैं आज पढ़ा रहा हूं तो मैं कहूंगा आई एम टीचिंग। मैं कल पढ़ाऊंगा तो मैं कल लिखूंगा कि आई शैल टीच। टेंसेस का सबसे पहला काम ये है कि दे विल टेल यू द टाइम ऑफ एक्शन। ये आपको एक्शन का टाइम बताते हैं। दूसरा फंक्शन क्या है? इसके अलावा एक और भी फंक्शन है। इसके अलावा एक और भी फंक्शन है इसका, कौन बताएगा मुझे? जी साबिर बताएं। बट इसे टेंसेस के एक काम नहीं है, इनके 2 काम है। टेंसेस, हम टेंसेस को क्यों यूज करते हैं? यू द टाइम ऑफ एक्शन। और आप यू नो बेटर कि हम इस टाइम इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू 3 फॉर द टाइम्स। टाइम जो है ना, वक्त जो है, हम उसको 3 में डिवाइड करते हैं।
एक होता है प्रेजेंट, जिसमें हम गुफ्तगू कर रहे हैं। एक होता है इससे पहले का कल का टाइम, जैसे हम उसे पास कहते हैं। और एक आने वाला टाइम होता है जिसे हम फ्यूचर कहते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि दिस विल टेल यू द टाइम ऑफ एक्शन। लेकिन उर्दू और इंग्लिश के ये टेंसेस एक दूसरे से मैच नहीं करते। कैसे? इंग्लिश के अंदर जैसे आप वर्ब चेंज करते हैं तो टाइम चेंज होता है। मीन का आपको पता है, इज करेंगे तो प्रेजेंट होगा, सॉरी यस, आप वास करेंगे तो पास्ट होगा, और जैसे अगर आप विल यूज करेंगे तो फ्यूचर होगा। उर्दू में ऐसा नहीं है। उर्दू में सिर्फ उर्दू नहीं, जैसे दुनिया की दो किस्म की जबानें, एक है मगरबी जबानें। ये मगरबी जमाने में मैं एग्जांपल देता हूं, इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन है। ये मगरब की जितनी भी जबानें हैं ना, हम इसको कहते हैं वर्ब बेस्ड टेंसेस। कि आप उनका वर्ब चेंज करोगे, जब आप उनका वर्ब चेंज करोगे तो उनका टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन जैसे दुनिया की जो मगरबी जबानें हैं उनमें तो वर्ब बेस्ड है, लेकिन दुनिया की जो मशरकी जबानें हैं कौन सी हैं? चांदे में पर्शियन है, अरेबिक है, उर्दू है, हिंदी है। दुनिया की जितनी भी मशरकी जबानें हैं उनका टेंस हमेशा वर्ब सेम रहता है। देखो मैं एक जुमला लिखता हूं, मैं लिखता हूं वो पढ़ा चुका है। मैं इसी का पास लिखूंगा तो मेरा वर्ब सेम लेकर मैं लिखूंगा वो पढ़ा चुका था। इन दोनों में मेरा वर्ब तो सेम है, वो दोनों में वर्ब तो सेम है। पढ़ाना वर्ब है। दुनिया के जितने भी मगरब, यहां तो हमें कंफ्यूजन होती है। जैसे दुनिया की जितनी भी मशरकी जबानें हैं, आपको पता है उनका आखिरी लफ्ज आप चेंज करेंगे। जब आप आखिरी लफ्ज चेंज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा टेंस है। मैं बड़ा आसान सा फार्मूला बताता हूं, ये फार्मूला है। जैसे जब भी आपका पास्ट टेंस होगा, कोई भी पास्ट टेंस होगा, तो उसका आखिरी वर्ड डियरसन फर्क ये है कि बेटे मगरबी जबानों में आपको वर्ब चेंज होता है। अब इज एम आर वाज वर्ब चेंज करते हैं। मगरबी जबानों में वर्ब हमेशा सेम रहता है। आपका आखिरी लफ्ज जो है ना, वो आखिरी लफ्ज चेंज होता है। जब आखिरी लफ्ज चेंज होता है तो आपका टेंस चेंज हो जाता है। और बिलीव मी, सीएसएस के अंदर जिस बच्चे ने अगर टेंस को सही रिकॉग्नाइज कर लिया ना, देखें 10 में से 8 नंबर तो टेंसेस के हैं। और ये टेबल आप पढ़ लें, आपको इंशाल्लाह ये कभी भी नहीं भूलेगा। हमेशा या था होगा, या थी होगी, या थे होगा। जैसे अगर वो प्रेजेंट होगा तो उसका आखिरी वर्ड या हूं होगा, या है होगा, या हैं होगा, हर सूरत में। और माय डियर फ्रेंड, अगर वो फ्यूचर होगा तो उसका आखिरी वर्ड हमेशा या तो गा होगा, या की होगी, या गे होगा। सबसे पहला काम तो आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना है। 10 में से 8 नंबर इस चीज के हैं। मैं एक पेपर निकालते हैं, हम कोई एक पेपर निकालते हैं तो हम उसको 2016 का पेपर निकाल लेते हैं। हम टेंस को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। आम लोगों का ख्याल है, जैसे इस है ने मुझे बताया कि ये प्रेजेंट टेंस है, कि मुल्क के कानून और फर्द की आजादी एक दूसरे की जिद होते हैं। अगेन मुझे है ने बताया कि ये प्रेजेंट टेंस है। बज़ाहिर ये बात गलत मालूम नहीं होती, यहां कुछ भी नहीं है, ना था, ना है, ना गाय। मेडिसन, अगर ये सिचुएशन होगी, अगर ये सिचुएशन होगी तो फिर आप रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट देखेंगे। आप रेफरेंस टू कंटेक्स्ट देखेंगे कि कौन सा टेंस है।
हम इसके आगे भी देखेंगे कौन सा टेंस है, पीछे भी देखेंगे कौन सा टेंस है, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कौन सा टेंस है। इसको हम फॉर टाइम बीइंग रहने देते हैं। हर कानून शहरियों पे कोई ना कोई पाबंदी ऐड करता है। अगेन इसने बताया प्रेजेंट है। अगर मुल्क में कानून की तादाद ज्यादा हो तो मजमूई पाबंदियां भी ज्यादा होती हैं। अगेन इसने इंडिकेट किया प्रेजेंट टेंस है। ज्यादा पाबंदियों से फर्द की आजादी उनके बोझ तले दब कर रह जाती है। अगेन इसने हमें बताया प्रेजेंट टेंस है। इसके बरक्स कवानीन की तादाद ज्यादा हो तो मौजूद शहरियों की आजादी का दायरा भी वसी होता है। इसने भी हमें बताया कि प्रेजेंट टेंस है। और डियरेंट क्योंकि इससे पहले भी प्रेजेंट चल रहा है, आगे भी प्रेजेंट चल रहा है, तो हम रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट ये चीज गैस कर सकते हैं कि ये भी प्रेजेंट टेंस होगा। आपके 10 में से 8 नंबर इस चीज के हैं। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। मेडिसन उर्दू के टेंसेस की रिकॉग्नाइजेशन उनका आखिरी वर्ड इंडिकेट करता है कि अगर वो पास्ट है तो हमेशा था, थी, थे से एंड होगा। अगर वो प्रेजेंट है वो हूं, है, हैं से एंड होगा। और डियरेंट अगर वो फ्यूचर है तो गा, गी, गे से एंड होगा। अब आते हैं टेंसेस से दूसरा फंक्शन क्या है। हमने तो अभी एक फंक्शन पढ़ा है। माय डियर फ्रेंड, एक तो फंक्शन ये है कि दिस विल टेल यू द टाइम ऑफ एक्शन, और दूसरा इसका फंक्शन ये है कि दिस विल टेल यू द स्टेटस ऑफ एक्शन एज वेल। ये स्टेटस भी आपको बताता है। ये जो सेकंड डिवीजन होती है ना कि सिंपल टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट टेंस है, दिस विल आल्सो टेल यू द स्टेटस एज वेल। ये आपको स्टेटस भी बताएगा। कैसे स्टेटस से कैसा पता चलेगा? माय डियर फ्रेंड, सेकंड लास्ट वर्ड जो होता है ये स्टेटस बताता है। स्टेटस का मतलब है किसी भी चीज के 3 स्टेटस होते हैं। पहला होता है डियर फ्रेंड उसकी नेचर बताना वर्क की। इसमें यह नहीं पता चलता, मतलब मैं कहूं कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं एक नेचर इंडिकेट कर रहा हूं। दूसरा डियर फ्रेंड होता है कि ये कंटिन्यूटी बताता है कि वर्क इज इन प्रोग्रेस। हम कहते हैं जी मैं स्कूल जा रहा हूं, मीन के प्रेजेंट टेंस का काम है कि दिस ऑलवेज टेल यू द नेचर ऑफ एक्शन, आगे फर्दर नहीं बताएगा। कंटिन्यूअस टेंस जो होता है दिस विल ऑलवेज इंडिकेट दैट द एक्शन इज इन प्रोग्रेस। जो परफेक्ट टेंस होता है माय डियर फ्रेंड ये आपको बताता है कि द वर्क इज हैज बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड। कि परफेक्ट टेंस आपको बताता है कि आपका एक्शन या वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है। देखो ना, हम जैसे कहते हैं कि आई हैव डिलीवर्ड माय लेक्चर। देखो ना, मैं बड़ा आसान सा काम है। माय डियर फ्रेंड, सिंपल टेंस आपको नेचर बताते हैं, कंटिन्यूअस टेंस आपको बताते हैं द थिंग इज इन प्रोग्रेस। परफेक्ट आपको बताता है, परफेक्ट टेंस जो है कि डियर फ्रेंड द थिंग हैज बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड, कि जो आपका एक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। और आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है कौन सा? डियर फ्रेंड आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो भी बताता है कि द थिंग इज इन प्रोग्रेस, लेकिन उसके साथ साथ वो उसका टाइम भी बताता है। देखो ना, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या वर्क है कि एक सिर्फ ये बताता है कि द वर्क इज इन प्रोग्रेस। फॉर एग्जांपल मैं कहूं आई एम टीचिंग, और परफेक्ट मीन के कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस ये बताता है कि वो ये भी बताता है कि द थिंग इज इन प्रोग्रेस, और साथ साथ आपको दिस विल आल्सो टेल यू द टाइम ऑफ एक्शन एज वेल। और ये आपको कैसे पता चलेगा? माय डियर फ्रेंड, आपका सेकंड लास्ट वर्ड जो होता है, आपका सेकंड लास्ट वर्ड जो होते हैं ये आपको टेंस की सब टाइप्स बताते हैं। देखें ये टेबल को हम दोबारा देखते हैं। हम दोबारा हमारा जो टेबल है, मैं कहता हूं जैसा सिर्फ इस टेबल को आप एक अच्छे अंदाज से पढ़ लें, आपको टेंसेस या ट्रांसलेशन कभी भी नहीं भूलेगी। देखो मैंने कहा डियर फ्रेंड वी हैव टू, मैंने आपको बताया कि हमारी 2 किस्म की डिवीजन, एक ये डिवीजन है, हम इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन। हॉरिजॉन्टल डिवीजन आपके टेंस की मेजर टाइप्स बताएगी। मेजर क्या है कि पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है।
This will tell you the major type. और ये आखिरी वर्ड जो है एडिशन, आपका आखिरी वर्ड आपको मेजर टाइप बताता है कि आपका मेडिसन जो आपका लास्ट वर्ड होगा वो आपको मेजर टाइप को इंडिकेट करेगा। आखिरी वर्ड आपको बताएगा कि इसकी मेजर टाइप कौन सी है। दूसरी बात, जैसे इसको हम कहते हैं, मसलन देखो ना, बड़ा आसान सा काम है कि जब भी वो पास्ट होगा वो एंड या था से होगा, या थी से होगा, या थे से होगा। बढ़िया सेट वो प्रेजेंट होगा तो हूं से होगा, है से होगा, हैं से होगा। और अगर वो फ्यूचर होगा वो गा से होगा, वो गी से होगा, वो गा से होगा। वो कहते हैं सब टाइप। ये माइनर टाइप बताती है कि जी सिंपल है, और ये आपका सेकंड लास्ट वर्ड जो होता है ये बताता है कि जैसे अगर वो ता ती ते है, ता ती ते है, छोटी ये बड़ी ये है, कि वो सिंपल टेंस होगा। बट जैसे अगर सेकंड लास्ट वर्ड आपका रहा, रही, रहे है, तो वो भी आपका कंटिन्यूस टेंस होगा। अगर आपका सेकंड लास्ट वर्ड लिया या चुका है तो वो परफेक्ट टेंस होगा। और जैसे अगर सेकंड लास्ट वर्ड आपका अगेन लाइक द कंटिन्यूअस, वो रहा, रही, रहे है, लेकिन अगर उसके साथ वक्त का भी जिक्र कर दिया गया है तो वो प्रेजेंट या कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। लेकिन सिंपल की एक और भी निशानी है। जैसा आपको पता है दो किस्म के जुमले होते हैं। एक जुमले वो होते हैं जिनके अंदर एक्शन होता है, और एक वो होते हैं जिनके अंदर स्टेटमेंट होती है। मैं एक जुमला आपके लिए लिखता हूं। मैं लिखता हूं कि मैं एक उस्ताद हूं। चले, मुझे हूं ने तो बता दिया कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो यहां पे तो देखें ता ती ते कोई नहीं है। यहां तो ना ता ते, यहां पे कोई भी इंडिकेशन नहीं है, ना तो ता ती ते है, ना रहा, रही, रहे है, ना लिया, चुका है, ना अगेन रहा, रही, रहे है। क्यों? क्योंकि ये वो जुमला है जिसके अंदर एक्शन है ही नहीं, वर्ब है ही नहीं। जैसे कुछ जुमले होते हैं जिनमें स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसमें एक्शन होता है, वर्ब होता ही नहीं है। जो एक्शन वाले वर्ब होते हैं ना, मीन के जिसमें स्टेटमेंट होती है, जिसमें वर्ब नहीं होता, वो हमेशा सिंपल टेंस होते हैं, या वो प्रेजेंट सिंपल होगा। अगर मैं हूं को इधर खत्म कर दूं, मैं अगर यहां पे था लिख दूं, अगर चले मैं इस हूं को खत्म कर देता हूं और जैसे मैं यहां पे था लिख देता हूं, मैं एक उस्ताद था, तो ये भी अगेन पास्ट सिंपल हो जाएगा। तो पास्ट सिंपल की दो इंडिकेशन, किसी भी सिंपल टेंस की दो किस्म की इंडिकेशन है। अगर उसमें वर्ब होगा, मीन उसमें एक्शन होगा, तो वो हमेशा ता ती ते से एंड होगा। कभी कभार उनमें एक्शन नहीं होता, जैसा उनमें स्टेटमेंट होती हैं, और जब भी उसमें स्टेटमेंट होगी, जैसे जब भी उसमें स्टेटमेंट होगी, वो कभी भी ता ती से एंड नहीं होगा, बल्कि किसी और वर्ड से एंड होगा, और आप उसको इस वजह से पहचानेंगे कि उसके अंदर कोई वर्ब है ही नहीं। मैं इसी टेबल के मुताबिक मैंने आपको सबसे पहले आज सुबह जुमला एक लिखाया था। जैसे आप एक जुमला लिखें, तमाम लोग जुमला लिखें। अब लिखें मैं पढ़ा चुका था। दूसरा जुमला लिखें मैं पढ़ा चुका हूं। इनको जरा ट्रांसलेट करें, इन दोनों को जरा ट्रांसलेट करें। मैं पढ़ा चुका हूं और मैंने पढ़ा लिया है। मैं पढ़ा चुका हूं, और दूसरा जुमला मैंने आपको लिखा है कि मैंने पढ़ा लिया है। करें जरा इनकी ट्रांसलेशन।
कोई आप में से रीड आउट कर ले मैंने क्या जुमला लिखाया था। ये सब आप पढ़ लें। आप मैंने क्या सबसे पहला जुमला क्या लिखाया है? सब मैं आपको सुन रहा हूं। मैंने पढ़ा लिया है सर। आप सुबह की पहले जी की बात अभी कर रहे अभी हैं? मैंने क्या लिखा है, दोबारा बोले। अभी जो लिखवाया था मैंने पढ़ा लिया है। जी हम लिखाया था मैंने पढ़ा लिया है। हम इसका टेंस स्टेबल के मुताबिक आइडेंटिफाई करते हैं। आखिरी वर्ड क्या है सब दोबारा बोलना, आखिरी वर्ड क्या है? लिया है, पढ़ा लिया है। है ना? जी। है मुझे इस टेबल में यहां पे मिला, तो इसने बताया कि ये कोई प्रेजेंट टेंस है। सेकंड लास्ट वर्ड सबा क्या है? लिया। ये मुझे लिया यहां लिया। से मिला, एक मिनट, यहां से मिला। मैं जब इनको आपस में मैच करूंगा, इस और इस को, मैं टेबल को फॉलो करूंगा, तो इसने मुझे बता दिया ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। प्रेजेंट क्योंकि परफेक्ट। जी, अब दूसरा जुमला मैंने क्या लिखाया था? मैं पढ़ा चुका हूँ। मैं पढ़ा चुका हूं, मुझे हूं यहां पे मिला, जैसे मुझे चुका यहां से मिला, और जब मैं इसको मैच करूंगा तो इसका भी वही रिजल्ट है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हम 2016 का पेपर निकालते हैं और हम मुकम्मल पेपर को पढ़ते हैं, हम टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। बढ़िया सर, ये जो पहला जुमला आम लोगों को ख्याल है ने बताया प्रेजेंट है, लेकिन ख्याल जो है ना ता है ना चुका है ना लिया है, तो इसका मतलब है कि इसको मैं देखूंगा ये तो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट वो होती है जिसके अंदर वर्ब होता ही नहीं है, इसमें वर्ब है ही नहीं। और स्टेटमेंट हमेशा या प्रेजेंट, स्टेटमेंट की सिर्फ ब्रॉडर टाइप ढूंढनी पड़ती है। स्टेटमेंट हमेशा या प्रेजेंट में होती है या पास्ट में होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कि मुल्क के कानून और फर्द की आजादी एक दूसरे के जिद होते हैं। है ने मुझे बता दिया प्रेजेंट है, और इस ता ने हमें बता दिया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्योंकि ता ती ते से एंड हो रहा है। बज़ाहिर ये बात गलत मालूम नहीं होती, होती ने मुझे बता दिया कि ये सिंपल टेंस है, और रेफरेंस जो कंटेक्स्ट हमने डिसाइड किया था कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। हर कानून शहरियों पे कोई ना कोई पाबंदी ऐड करता है ने बताया जैसे ये प्रेजेंट टेंस है, और ये ता ने बताया कि दिस इज अगेन प्रेजेंट सिंपल। अगर मुल्क में कानून की तादाद ज्यादा तो मजमूई पाबंदियां भी ज्यादा होती हैं। जैसे इस है ने मुझे बता दिया, है ने कि ये प्रेजेंट टेंस है, और इस ती ने हमें बता दिया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ज्यादा पाबंदियों से फर्द की आजादी इनकी बोझ तले दबकर रह जाती है ने मुझे बताया कि ये अगेन प्रेजेंट है, और इस जाति ने बताया कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसके बरक्स कवानीन की तादाद ज्यादा हो तो शहरियों की आजादी का दायरा वसी होता है। मेडिसन है ने मुझे बताया कि ये प्रेजेंट है, और ये होता ने बताया कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो 10 में से 8 नंबर तो इस चीज के हैं आपके। आउट ऑफ 10 8 मार्क्स विल गोस फॉर दिस वन। ये माय डियर फ्रेंड आप अपने टेबल सामने रख लें। अगर ये टेबल सामने रख लेंगे तो आपको कभी भी टेंसेस नहीं भूलेंगे। इस टेबल को गौर से पढ़ लो। मैं दोबारा बता देता हूं, माय डियर फ्रेंड, आवर टेंसेस हैज टू फंक्शंस। पहला किसी भी टेंस का फंक्शन ये होता है कि दे विल टेल यू द टाइम ऑफ एक्शन। और डियर फ्रेंड, इस टाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए उर्दू के अंदर आखिरी वर्ड को देखेंगे, और वी हैव 3 टाइम्स। हमारे सिर्फ 3 टाइम्स हैं। इसके बाद डियर टेंस का दूसरा काम जो होता है, दे विल टेल यू द स्टेटस ऑफ एक्शन। ये सब टाइप्स जो होती हैं ये आपको स्टेटस इंडिकेट करती हैं। क्या स्टेटस है? सिंपल। वो कहता है कि जब भी सिंपल होगा हमेशा सेकंड लास्ट वर्ड ता ती ते से होगा। अगर कंटिन्यूअस टेंस होगा तो वो रहा रही रहे से होगा। जैसे अगर वो परफेक्ट टेंस होगा वो लिया या चुका होगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो अगेन वही कंटिन्यूअस की तरह रहा रही रहे से होगा, लेकिन साथ साथ उसमें टाइम ऑफ एक्शन जो है
या वक्त जो है वक्त का भी जिक्र किया जाएगा। अब इसके मुतालिक किसी के मैंने कहा 10 में से आउट ऑफ 10 8 मार्क्स विल गो फॉर दिस वन। जी क्वेश्चन करें। या में से किसी का भी क्वेश्चन है इन टेंसेस रिकॉग्नाइजेशन के मुतालिक तो आप हैंड रेज करें ताकि मैं आपको जवाब दूं। मैंने कहा मैक्सिमम नंबर तो इसी चीज के हैं। अगर किसी का कोई इसके मतलब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें। जी अब्दुल फतेह आप क्वेश्चन सर करें। सर फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है, वो काम करते करते चला गया, सर इसमें कैसे आइडेंटिफाई होगा? वो काम करते करते चला गया। अच्छा, ये चला, ये क्या आपको सेंस दे रहा है? सर पास्ट का। बेटे ये पास्ट टेंस है, क्योंकि कुछ जुमले ऐसे होते हैं, वो अक्सर मैं आगे बताता हूं, वो भी बता दूं। कुछ जुमले होते हैं एक्सेप्शंस होती हैं, वो इस टेबल के मुताबिक नहीं होते, लेकिन ऐसे जुमले पेपर में नहीं आते। ओके सर, ठीक है। अच्छा, दूसरी माय डियर स्टूडेंट, जो दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, दूसरी चीज जो आपको रिकॉर्ड है, आपने अगर टेंस को सही रिकॉग्नाइज कर लिया, आउट ऑफ 10 8 मार्क्स का तो आपके कंफर्म हो गए। दूसरी चीज क्या है? My dear son, you must have the adequate vocabulary of Urdu as well as English. आपकी उर्दू और इंग्लिश दोनों की अच्छी वोकेबलरी होनी चाहिए, और हर बच्चे की होती है अच्छी। अगर हम सपोज करते हैं उर्दू का एक लफ्ज है, उसके मीनिंग आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप लाजिम है कि रेफरेंस द कंटेक्स्ट उसको गैस करें। अगर फिर भी लफ्ज मतलब यहां पे देखें ना, आखिरी एक लाइन है, जहां पे एक लाइन में पढ़ रहा हूं, यहां पे एक अक्सर जुमले को बहुत से लोगों को मतलब नहीं आता। ये जुमला है कि अज़म, अमल, दयानत, खताबत। अक्सर लोग इस खताबत में कंफ्यूज हो जाते हैं। यार इस लफ्ज को ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो। खताबत किससे निकला? खुतबा, खतीब। तो जब आप इसको ब्रेक करोगे ना, खुतबा, खतीब, खताबत, आप 100% इसको गैस कर सकते हो। तो अगर आपको इसी तरीके से 2019 का पेपर जो आया था, उसमें एक लफ्ज आया था जो बहुत से लोगों को कंफ्यूज कर रहा था। वो आया था कि चश्म पोशी। बहुत से लोगों को इसको ब्रेक करो ना, चश्म, चश्मा, पोशी, पोश छुपाना। चश्म आंख होता है, चश्मा, पोशी छुपाना होता है। तो इसका मतलब तो बड़ा आसान हो गया कि आंख से कोई चीज छुपाना। आंख से छुपाना जो होता है उसको या तो हम ओवरलुक करते हैं या हम उसको इग्नोर करते हैं। तो जैसे अगर आपको कोई लफ्ज नहीं आ रहा है तो बड़ी एक छोटी सी बात है, आपने उसको रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट देखना है। और दूसरी बात है, फिर भी अगर उसका आपको मतलब नहीं आ रहा है तो बड़ा आसान सा आपने काम करना है, और वो काम ये है कि उस लफ्ज को आपने फर्दर हिस्सों में ब्रेक करना है। और जब भी आप ब्रेक करोगे, आप 100% उसकी नेचर पे पहुंच जाओगे कि इस लफ्ज का क्या मतलब है। रूल नंबर 3 ये है कि डियर सर, यू आर सपोज टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। हम वो कहते हैं ना बा मुहावरा। बा मुहावरा का मतलब ये होता है कि आपने माय डियर स्टूडेंट लफ्जों की ट्रांसलेशन है करनी। अब मैं बड़ा आसान सा एक लफ्ज आपको बताता हूँ। बेटा एक लफ्ज है कानून। अभी मैं हमने पढ़ा कानून अकेला आएगा ना, तो कानून के मेरे पास आई हैव 100 वर्ड्स फॉर दिस कानून। डिक्शनरी आप देखें, कानून कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, लॉ भी होता है, कंडक्ट भी होता है, ऑर्डिनेंस भी होता है, एक्ट भी होता है, एंड दिस लिस्ट गोज ऑन। लेकिन उस सेंटेंस में आप देखेंगे कि किस कंटेक्स्ट में। देखो ना, अगर लिखा हुआ अगर मुल्क में कानून कवानीन की तादाद ज्यादा हो तो मजमूई पाबंदियां भी ज्यादा होती हैं। मेडिसन अगर इस कवानीन को मैं पढ़ूं तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन तो इसका मतलब नहीं आ सकता। यहां पे इसका एक्ट कंट्रैक्ट ऑर्डिनेंस ये तो मतलब नहीं है। यहां तो सिंपल एक ही लफ्ज इसका मतलब है लॉ।
तो हम जब अक्सर कहते हैं ना बाब मुहावरा का मतलब ये होता है कि डियर फ्रेंड, जब लफ्ज अकेला आता है तो उसका और मतलब होता है, मीन के अकेला है तो उसके बहुत से मतलब होते हैं, लेकिन जब वो सेंटेंस में आता है तो आपने उसको उस रेफरेंस के अंदर देखना है जिस रेफरेंस में उसको यूज किया गया है। नंबर 4 भी यही है, ट्रांसलेट द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू रेफरेंस इन विच दे हैव बीन यूज्ड। क्या आप उन रेफरेंस के मुताबिक को यूज करोगे जिस रेफरेंस में वो यूज किए। एक बड़ा हमारे यहाँ एक जोक बना हुआ है कि किसी पेपर में एक जुमला आया था कि बाजार में गोलियां चल रही हैं। जैसे ये लफ्ज गोली जो है ना, ये अकेला आ जाए तो इसके बहुत से मतलब हैं। गोली, टैबलेट भी गोली को कहते हैं, बुलेट भी गोली को कहते हैं। इस सेंटेंस में ये टैबलेट मीनिंग में तो नहीं है, तो किसी ने इसकी ट्रांसलेशन की थी कि टैबलेट आर वॉकिंग इन द स्ट्रीट। ये चलना जो है, चलना के भी बहुत से मीनिंग्स हैं, फायर भी है, वॉक भी है। तो आपने इस चीज को जरूर ख्याल रखना है कि ये किस रेफरेंस में लफ्ज चूज किए गए। आपने गूगल ट्रांसलेशन नहीं कर देनी। मैं पिछले दिनों गूगल पे पढ़ रहा था, फेसबुक पे गलमन किसी ने लिखा था कि आई एम, किसी ने लिखा हुआ था कि जैसे फीलिंग ग्रेट विद बहादुर अली खान, उसको कोई दोस्त होगा तो गूगल ने उसकी ट्रांसलेशन नीचे की होगी, आपको पता है खुद करती है ना, आई एम विद ब्रेव अली खान, आई एम फीलिंग ग्रेट, या मिस्टर दिस एंड दिस फीलिंग ग्रेट विद ब्रेव अली खान। तो आपने ये जरूर देखना है कि किस कंटेक्स्ट में उसको यूज किया गया है। अच्छा, ट्रांसलेशन के मुताबिक हमारे यहां एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। हमारे यहां ट्रांसलेशन के मिसकंसेप्शन है कि वी आर सपोज्ड टू कन्वे द मैसेज। मैसेज नहीं कन्वे करना, एग्जैक्ट मैसेज कन्वे करना है। हम क्या करते हैं कि बस उसको खुलासा, हम वी आर ट्राई टू प्रेजेंट द समरी ऑफ दैट थॉट। समरी नहीं बेटे, एक एक चीज को कन्वे करना है। आप एक जुमला लिखें, सारे जुमला लिखें। आप लिखें कैद आजम, कैद आजम एक मेहनती, दानदार, कैद आजम एक मेहनती, दानदार और दानिशमंद इंसान थे। बहुत से लिखते वो लोग इसकी ट्रांसलेशन के करेंगे कि कैद आजम वाज अ ग्रेट पर्सन। तो कहां पे मेहनती गया, कहां पे दानदार गया? ये गलत ट्रांसलेशन है। आप माय डियर स्टूडेंट, यू आर नॉट सपोज्ड टू कन्वे द थीम। आपने थीम नहीं कन्वे करना, आपने एक एक वर्ड का मैसेज कन्वे करना है। तो मैं लिखूंगा कैद आजम वाज अ हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड अ वाइज पर्सन। मैं इसकी ये ट्रांसलेशन करूंगा। तो हमारे यहां एक एक मिसकंसेप्शन आ गई है कि जी इसका थीम कन्वे करना है। तो आप अगर आप थीम कन्वे करने की कोशिश करेंगे तो आपको फिर नंबर तो नहीं मिलेंगे। आपको बिल्कुल इसके नंबर नहीं मिलेंगे अगर आप मैसेज कन्वे करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश कर, हाँ ये जरूर हो सकता है कि बेटे कभी कभार ये जरूर हो सकता है, जहन एक मिनट, ये जरूर हो सकता है कि इंग्लिश के 2 लफ्ज हों और उर्दू को उनका एक लफ्ज बन जाए। mesela उर्दू के एक लफ्ज है बगी या टांगा, टांगा, इसकी इंग्लिश 3 लफ्ज हैं, हार्स एंड कैरेज। बेटे उर्दू के एक लफ्ज है अरूज, इंग्लिश के लिए इसके लिए 3 वर्ड हैं, जिसको हम टाइम एंड टाइड्स बोलते हैं। ये जरूर हो सकता है कि कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो कि उर्दू में एक लफ्ज होगा, इंग्लिश में उसके 2 होंगे, ये इंग्लिश के 2 होंगे, उर्दू का उसका 1 होगा। लेकिन जब आपने ट्रांसलेशन करनी है, आपने एक भी सेपरेट आइडेंटिटी को मिस नहीं करना। जी जैन बताएं, क्वेश्चन कर। जी गफ्फार साहब क्वेश्चन करें आप। जी अब्दुल गफ्फार, मैं सुन रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अब्दुल गफ्फार सर
सर हमने तो यही सुना है और यही पढ़ा है कि लफ्जी तर्जमा नहीं करते ट्रांसलेशन में। अगर लफ्जी तर्जमा करेंगे तो वो आपका ना जो मीनिंग होगा जैसे आप कन्वे करना चाह रहे हैं वो गलत हो जाएगा। मैं बताऊँ अब्दुल गफ्फार, लफ्जी जो तर्जमा है ना हम उसको गलत समझते हैं। लफ्जी तर्जमे का मतलब ये है कि लफ्ज है ना कि हमें कानून की पाबंदी करनी चाहिए। यहाँ कानून के बहुत से मतलब हैं, ऐसे ही है। यहाँ कानून का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ऑर्डिनेंस भी है, एक्ट भी है। इसका मतलब ये होता है बा मुहावरा, जो हम कहते हैं कि यार लफ्ज जिस कंटेक्स्ट में यूज किया गया है उस लफ्ज को उसी कंटेक्स्ट में लिखना है। बा मुहावरा का ये मतलब नहीं होता कि आधे लफ्ज छोड़ दोगे और आधे लफ्ज स्किप करके थीम बयान कर दोगे। बा मुहावरा का मतलब ये है कि जो लफ्ज जिस कंटेक्स्ट में यूज किया गया है उसके मुताबिक उसका मीनिंग लिखोगे। लफ्ज लफ्जी मतलब नहीं लिखोगे। लफ्जी मतलब तो ये है कि ये जब कानून है, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, लेकिन यहां पे तो कॉन्स्टिट्यूशन ठीक नहीं होगा। यस सर, यस सर, इसका ये मतलब होता है। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर अगर इस तरह जो आपने सेंटेंस बताए, एक मेहनती दयानतदार और दानिशमंद इंसान थे। अब अगर पेपर में उस वक्त हमको एक वर्ड का मीनिंग स्पेसिफिक नहीं आ रहा, मतलब मुझे मेहनती का मतलब पता है, दयानतदार का, दानिशमंद का नहीं आता, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे कि उसको मैं स्किप कर दूं उस वर्ड को, या स्किप नहीं करना बेटा, उसकी जगह गैस करके कोई ना कोई लफ्ज लिख के आना है। अच्छा, क्या उसको स्किप नहीं करना, उसकी जगह गैस करना है, वो एक लफ्ज गलत हो जाएगा ना जी। से। देखो जैन स्किप करोगे तो वैसे ही गलत हो गया ना, गलत हो गया ना जी। गैस करोगे तो फिर कुछ चांसेस तो ठीक होने के हैं ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा मेडिसन, कभी कभार कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो टेंसेस नहीं होते। मसलन आप एक जुमला लिखें सारे, आपको मेहनत करनी चाहिए। आपको मेहनत, हिना आप बताएं ये कौन सा टेंस है टेबल के मुताबिक, ये कौन सा टेंस है हिना आप बताएं। आप अपने सामने अपने टेबल को रखें वो टेंसेस वाले को, और मुझे बताएं ये कौन सा टेंस है। सर ये फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर कैसे है? फ्यूचर में क्या लिखा होता है? पढ़ो यहाँ पे टेबल में क्या लिखा हुआ है फ्यूचर के लिए। सर गा गी गे तो मैंने जुमला क्या लिखा है, आपको मेहनत करनी चाहिए। सर इसके नीचे अगर सिंपल में देखें तो ये लिखी हुई बेटे, नजर आ रही है। वो तो सेकंड लास्ट वर्ड होता है। यहाँ तो करनी, चलें करनी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो तो सेकंड लास्ट वर्ड है। तो सर इसमें फिर कौन सा टेंस यूज करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर मुझे तो ये करनी चाहिए। सर प्रेजेंट है। आप इसकी क्या ट्रांसलेशन करेंगी? यू शुड वर्क हार्ड। तो बेटे शुड कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट होता है। शुड तो कोई प्रेजेंट टेंस नहीं होता। फ्यूचर ही आएगा ना, वही बेटे शुड इज फ्यूचर भी नहीं है, शुड फ्यूचर भी नहीं है। किसने कहा है शुड फ्यूचर है? सर फिर इसमें इनमें से तो कोई भी टेंस नहीं यूज हो रहा। हमें से कौन बताएगा मुझे ये कौन सा टेंस है? मॉडल है सर, मॉडल टेंस है सर। बेटे ये कोई भी टेंस नहीं है, ये टेंस है ही नहीं। कुछ जुमले होते हैं बेटे वो टेंस की कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते, हम उसे मॉडल सेंटेंस बोलते हैं। मैं वो भी पढ़ाता हूं। देखो ना, एक जुमला है आपको मेहनत करनी है, ये भी कोई टेंस नहीं है। वो मैं एक मिनट डियर फ्रेंड, कभी कभार, ये बड़ा रेयर होता है, हमेशा नहीं आते, ये 1% होते हैं। कभी कभार एक टेंस ऐसा आएगा कि वो टेंस टेबल के मुताबिक नहीं होगा, जैसे अब्दुल फतेह भी मुझसे पूछ रहे थे। जैसे वो मॉडल वर्ब होगा। पहली चीज ये है कि जैसे मॉडल में कुछ चीजें होती हैं वो एबिलिटी को कन्वे करती हैं। किस चीज को? मैं एक जुमला उर्दू में लिखूं ना कि आप CSS पास कर, मैं लिखूं ना कि मैं लिख सकता हूं, ये कोई टेंस नहीं है, ये मेरी एबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। अगर कोई चीज किसी चीज को एबिलिटी को इंडिकेट करती है तो डियर स्टूडेंट, या
वो कैन आप यूज करेंगे या आप उसके लिए कुड का लफ्ज यूज करेंगे। कैन प्रेजेंट है और कुड जो है वो पास्ट है। जैसे कभी कभार आपके जुमले के अंदर सजेशन होती है, मीन उर्दू में हम कहते हैं या तो वो एडवाइस होगी या वो सजेशन होगी। जैसे जब भी उर्दू के अंदर सजेशन होगी ना, तो उसके एंड पे चाहिए आएगा कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको उस्ताद का एहतराम करना चाहिए। माय डियर सन, जब भी सजेशन होगी वो उर्दू में हमेशा चाहिए के साथ एंड होगी। और सजेशन प्रेजेंट की भी हो सकती है। मसलन एक पास की प्रेजेंट की क्या है कि आपको मेहनत करनी चाहिए, पास की भी हो सकती है आपको मेहनत करनी है, और फ्यूचर की भी हो सकती है। तो जैसे अगर वो प्रेजेंट की है तो उसके लिए आप या तो शुड यूज करेंगे या आप आउट टू यूज करेंगे। आउट टू उतना ही फॉर्मल है जितना शुड है। और जैसे अगर सजेशन पास की है तो आप शुड हैव यूज करेंगे, और शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, और फ्यूचर की सजेशन बाय द वे नहीं होती। माय डियर फ्रेंड, कभी कभार सेंटेंस आते हैं जिसके अंदर ऑब्लिगेशंस होती है, उसको हम कहते हैं फर्ज, लाजिम। मैं कहूं ना आपको मेहनत करनी है, तो ये ऑब्लिगेशन है। जैसे ऑब्लिगेशन प्रेजेंट की होगी तो आप या तो मस्ट यूज करेंगे, या आप हैज टू यूज करेंगे, या आप हैव टू यूज करेंगे। ये जुमला है पास का, आपको मेहनत करनी थी, तो जैसे वो पास की ऑब्लिगेशन है। और पास की ऑब्लिगेशन जब भी होती है उसमें हैड टू का लफ्ज आता है। और कभी कभार फ्यूचर की ऑब्लिगेशन भी होती है, और माय डियर फ्रेंड जब भी फ्यूचर की ऑब्लिगेशन होगी वो विल हैव टू आएगा। क्या आएगा? जैसे फ्यूचर की ऑब्लिगेशन में हमेशा विल हैव टू आएगा। माय डियर फ्रेंड, कभी कभार सेंटेंस के अंदर प्रोबेबिलिटी भी आती है कि जी ऐसा हो सकता है, इट मे हैपन। ऐसा हो सकता था, उसमें हम माइट यूज करते हैं। ये जरा ये 2016 का पेपर पढ़ें और यहां से मुझे बताएं कि आपके नजदीक इसके अंदर कोई मॉडल सेंटेंस है। रीड दिस केयरफुली। ये कौन बताएगा इसमें कोई मॉडल है या नहीं है? जी राना वकार साहब, इसमें कोई मॉडल है, मॉडल वर्ब है, आप जरा बताएं। सर मॉडल वर्ब इसमें शायद आखिर वाला जो फिक्र है यही एक हो सकता है। कौन सा? ये तो यार प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसी होता है। मॉडल वर्ब तो वो होता है जिसके अंदर टेंसेस का इंडिकेटर ही ना हो। जी तैमूर, आप बताएं। सर मेरे ख्याल से बाकी तो कोई नहीं। ये बजाहिर ये बात गलत मालूम नहीं होती, ये यार शायद ये तो मॉडल। प्रेजेंट सिंपल, बेटा ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है अब इस पूरे जुमले में कोई मॉडल वर्ब नहीं है, तो अक्सर तो मॉडल होते ही नहीं है। माय सर, इस पूरे जुमले में देख लें, आपको इस पूरे जुमले में एक भी मॉडल नहीं है। मुझे सिंपल 1 मिनट दें, मैं 1 मिनट के लिए म्यूट करूंगा।
ये 2019 का पेपर है, जरा गौर से पढ़ें और इससे जरा मुझे ढूंढ के दें इसमें कोई कंडीशन मॉडल सेंटेंस है या नहीं है। रीड दिस केयरफुली। कोई हैंड रेज करे अगर आपको कोई जहां पे कोई कंडीशनल सेंटेंस किसी को मिला है तो जरा। जी सरदार वकार, आपको मिला है कोई कंडीशनल सेंटेंस? जी सर, इसलिए हमें अपने दुश्मन का ज्यादा एहसानमंद होना चाहिए। जी ऐशा, आपको कौन सा कंडीशन सॉरी मॉडल सेंटेंस मिला है ऐशा? सर यही इसलिए हमें अपने दुश्मन का ज्यादा एहसानमंद होना चाहिए। इसके अलावा नहीं है कोई? नो सर। जी साबिर गुलाम, आपको कौन सा मिला है मॉडल सेंटेंस? सभी सेंटेंस में एक मॉडल, इसके अलावा नहीं है? फिर इसके अलावा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मॉडल सेंटेंस बड़ा रेयर होता है और मोस्टली शुड वाला ही आता है। इसके अलावा बड़ा रेयर है कोई जुमला मॉडल आ जाए। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा डियर स्टूडेंट आपको मॉडल सेंटेंसेस आने चाहिए, इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट आपको कंडीशनल सेंटेंसेस आने चाहिए। आपको याद होगा मैं आपको कंडीशन, कभी कभार उर्दू में भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। ये एक कंडीशन सेंटेंस आया हुआ है 2016 के पेपर में, जरा इसकी ट्रांसलेशन तो करें। तो आप ना करें, मैंने इसके 2 ट्रांसलेशन लिखी हैं, मुझे बताएं। और जब तक इसकी टाइप आइडेंटिफाई आप नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कौन सी कंडीशन है। जरा इसको रीड आउट करें और इसकी कौन सी ट्रांसलेशन ठीक है, पहले वाली ठीक है, दूसरे वाली है। एक जीरो कंडीशन के मुताबिक मैंने ट्रांसलेशन की है और एक फर्स्ट के मुताबिक की है। मैंने डेसन आपको अभी कंडीशन सेंटेंस पढ़ाने हैं, लेकिन अगेन कंडीशन सेंटेंस वो होते हैं जो उर्दू में अगर से स्टार्ट होते हैं और ये हर साल करेक्शन में भी आते हैं, ट्रांसलेशन में भी आते हैं। जरा इनको देखें, गौर से पढ़ें और इनकी ट्रांसलेशन बताएं कौन सी सही है। मुझे कोई बताएगा कौन सी ट्रांसलेशन ठीक है? हैंड रे, ये आमिर आप बताना चाह, आमिर कौन सी ठीक, जाजिब कौन सी ठीक है? जाजिब मैं सुन रहा हूँ। अच्छा जी सर, आई थिंक सेकंड वाली ठीक है। क्यों सेकंड वाली ठीक है? सर बिकॉज उसमें आर कंसिडरेबल क्यूमुलेटिव रिस्ट्रिक्शंस और पाबंदियां भी ज्यादा होती हैं, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अच्छा ये ऐशा बताएं कौन सी सही है? सर सेकंड वाली, मतलब उसमें देखो बेटा सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। इसके एंड में क्या लिखा हुआ है? होती हैं कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। विल तो नहीं लिखा हुआ, विल तो नहीं लिखा हुआ है। अगर या तो होता गा कि ज्यादा हूंगी, ये तो लिखा हुआ ही नहीं है। होती हैं और हैं जो है वो प्रेजेंट टेंस है। तो यू हैव टू फॉलो दिस टेंस एज वेल। आपको टेंस को फॉलो करना पड़ेगा यार। विल तो नहीं है ना, विल तो तब आता अगर वो होती ज्यादा होंगी। आप इस उर्दू को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि ये कौन सी टेंस है। देखो 2 चीजों से, एक तो ये सिंपल सी बात है यार, प्रेजेंट है। अगर पहली ट्रांसलेशन होती तो ये ऐसे होना चाहिए, मजमूई पाबंदियां भी ज्यादा होंगी। और ये जीरो कंडीशन तो है ही नहीं। जीरो कंडीशन में तो, और सॉरी ये फर्स्ट कंडीशन है ही नहीं,
ये तो जीरो कंडीशन है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। जीरो कंडीशन में दोनों प्रेजेंट आते हैं, दूसरा ऐसा इस वजह से प्रेजेंट आता है कि यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आप, सिंपल सी बात है, जैसे अगर मेरे मुल्क में एक भी कानून ना हो तो एक भी पाबंदी नहीं होगी। जितनी पाबंदियां ज्यादा होंगी, जितने कवानीन ज्यादा होंगे, आपकी पाबंदियां भी उतनी ज्यादा होंगी। जितने आपके कानून ज्यादा होंगे, आपकी पाबंदियां भी उतनी ज्यादा होंगी। तो अगर जैसे मैं इसको पढ़ूंगा कि अगर मुल्क में कवानीन की तादाद ज्यादा हो तो मजमूई पाबंदियां भी ज्यादा होती हैं, तो ये सेकंड ठीक है, इसकी फर्स्ट गलत है। तो आपके ट्रांसलेशन में कभी कभार कंडीशनल सेंटेंस भी आते हैं, तो उनका भी आपको ख्याल रखना है, हमने ट्रांसलेशन में पढ़े थे। नेक्स्ट आपने माय सर किस चीज का ख्याल रखना है, नेक्स्ट के अंदर आप एक जुमला लिखें, एक भी नहीं 2-3 मैं जुमले लिखाता हूं। लिखें, आप जुमला लिखें, सदर पाकिस्तान कल तकरीर करेंगे। सदर पाकिस्तान कल तकरीर करेंगे। दूसरा जुमला लिखें, वो काम कर चुका था। वो काम कर चुका था। करना जरा इसकी ट्रांसलेशन। अच्छा डियर स्टूडेंट, आपने ट्रांसलेशन कर, मैं पहले जुमले की ये 3 ट्रांसलेशन किए हैं, जरा इनको गौर से देखें। मैंने कहा था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान विल डिलीवर अ स्पीच टुमारो। मैंने कहा था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच टुमारो। और मैंने लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डिलीवर्स अ स्पीच टुमारो। आपके नजदीक डियर स्टूडेंट ये कौन सा, सबा आप बताओ, सबा या सॉरी डॉक्टर सोनिया आप बताएं कौन सा सेंटेंस ठीक है। सोनिया आप बताएं, सोनिया। Sir, I guess third one.
थर्ड ठीक है, फर्स्ट ठीक नहीं है। आप अपने टेबल के मुताबिक तो फर्स्ट ठीक नहीं है सोनिया जी। हमना आप बताएं, हमना रजा, हमना आप बताएं कौन सा सेंटेंस ठीक है। सर फर्स्ट वन। सेकंड और थर्ड के मुताबिक आपका क्या ख्याल है? सर सेकंड भी ठीक लग रहा है लेकिन थर्ड नहीं ठीक लग रहा। थर्ड क्यों नहीं ठीक लग रहा है? सर मतलब टुमारो में फ्यूचर की बात आ गई है तो विल आना बेटर लाजम है। लगता है। अच्छा यस सर। अच्छा, एक और मैं, एक मिनट, हमना आप नहीं मुझे बताना है। हमना अक्सर हम अखबार पढ़ते हैं बेटे क्रिकेट मैच कल होना है, लेकिन अखबार में आज की डेट में लिखा हुआ होगा कि मैच स्टार्ट्स टुमारो एट 11 o'clock, विल स्टार्ट तो नहीं लिखा हुआ होता, ऐसा ही है? यस सर। वो क्यों लिखते हैं, गलत लिखते हैं? सर पता नहीं, पर मुझे फर्स्ट वाला सबसे अप्रोप्रिएट लगता है। आपने ये कभी पढ़ा है? मैं बड़े पढ़ रहा था कि पिछले दिन यूनाइटेड नेशन की इमरान खान ने, 10 दिन पहले मैंने पढ़ा था, इमरान खान ने 10 दिन बाद स्पीच करनी थी, लेकिन अखबार में लिखा हुआ था कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान डिलीवर्स अ स्पीच आफ्टर 10 days। यहाँ तो विल डिलीवर, क्यों, वो क्यों लिख रहे हैं? अब ये जरा बात जरा गौर से सुनने वाली है। मडेसन, ये तीनों जुमले आपके सही हैं। ऑल थ्री आर द करेक्ट सेंटेंसेस। ये तीनों सही जुमले हैं आपके, ये तीनों के तीनों आपके सही जुमले हैं। लेकिन फर्क कहां पे है, ये क्यों ठीक है? आपने ना जरा गूगल करना है कि व्हेन विल यूज प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर फ्यूचर। माय डियर फ्रेंड, जब भी फ्यूचर की कोई शेड्यूल्ड एक्टिविटी हो, वो चाहे 10 सालों बाद भी होनी हो। आज आप देख लें बेटे, अखबार में गूगल पे लिखा हुआ था कि द नेक्स्ट वर्ल्ड कप या फुटबॉल वर्ल्ड कप स्टार्ट्स ऑन दिस एंड दिस डेट इन कतर, विल स्टार्ट नहीं होगा। रूल ये है कि माय डियर फ्रेंड, अगर कोई फ्यूचर की एक्टिविटी ऑलरेडी शेड्यूल्ड हुई है और वो हाईली सर्कुलेट भी हो चुकी है, एक फ्यूचर की एक्टिविटी है जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड भी हो चुकी है और वो सर्कुलेट भी हो चुकी है, तो उसके लिए डियर फ्रेंड हमेशा हम तीनों टेंस यूज कर सकते हैं। मैं देखे ना, मैं अपने लिए शेड्यूल करता हूं, मैंने कल लाहौर जाना है, मैं कहूँ लिखूँ ना आई गो टू लाहौर, ये गलत जुमला है। मेरी कौन सी ऑफिशियल एंगेजमेंट है? मेरी ये एंगेजमेंट कौन सी अखबारों में छप चुकी है? तो माय डियर फ्रेंड, सिर्फ वो एक्टिविटीज फ्यूचर की जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड भी किसी फोरम पे हुई हैं और वो सर्कुलेट भी हुई हैं मीडिया न्यूज़पेपर में, तो यू आर सपोज्ड टू यूज ऑल दीज थ्री टेंसेस, जो आपकी मर्जी है यूज करें। ये तीनों जुमले ठीक हैं। मैंने दूसरा जुमला लिखवाया था कि वो काम कर चुका था। मैंने जहां पे एक लिखा ही डिड वॉक, एक लिखा ही हैड डन वॉक। माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों, ये उर्दू का जुमला भी गलत है, ये उर्दू के करेक्शन में आता है ये जुमला, ये उर्दू में भी गलत है। क्यों? कि रूल ये है कि डियर फ्रेंड, पास्ट परफेक्ट टेंस जो है दिस कैन नेवर अपीयर अलोन। पास्ट परफेक्ट टेंस तो कभी अकेले में आ ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो अकेला आ जाए। डियर फ्रेंड, पास्ट परफेक्ट टेंस उस वक्त आता है जब उसके साथ एक और भी पास्ट का टेंस हो, दो पास्ट के टेंस हो, लेकिन जो चीज रियल टाइम में पहले होगी। देखो ना, एक जुमला हम पढ़ते हैं कि जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, इस जुमले को ट्रांसलेट कर लेते हैं कि जब हम पहुंचे तो वो वहां, जब हम पहुंचे तो वो जा चुका था। मुझे बताएं डियर फ्रेंड, अगर मैं इसको रियल टाइम में देखूं तो पहले वो पहुंचे, पहले हम पहुंचे या वो गया? देखा ना, मैंने जुमला पढ़ा, जब हम पहुंचे तो
जैसा वो पहले गया उसके साथ हैड आना चाहिए। मैं सीक्वेंस जो भी रख लूं, मैं लिखूंगा ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट द प्लेस व्हेन वी रीच्ड, और ये भी ठीक है। ये अगर मैं लिखूं व्हेन वी हैड रीच, ये जुमला गलत है, ये जुमला गलत है। क्यों? रियल टाइम में वो पहले गया है, जो चीज पहले हुई है उसमें हैड आएगा। तो आखिरी मैंने 2 रूल्स क्या पढ़ाए, मैंने यहां पे डियर आपको रूल पढ़ाया कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो फ्यूचर शेड्यूल्ड एक्टिविटीज में यूज हो सकते हैं। दे कैन बी यूज फॉर फ्यूचर शेड्यूल्ड एक्टिविटीज। माय डियर स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट कैन नेवर अपीयर अलोन। पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेला नहीं आता। और आखिरी बात जो मैं बता रहा हूं ना, ये परफेक्शन पे आपको ले जाएगी, ये 10 आउट ऑफ 10 आपको नंबर देगी। माय डियर फ्रेंड, अगर आप 10 में से 10 नंबर चाहते हैं तो आप एक काम करना है आपने, हम इसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। आपने उर्दू से इंग्लिश पहले रफ में बना ली है, उर्दू जुमला था, आपने उस पर इंग्लिश बना ली उसकी। अब आपने डियर फ्रेंड जो इंग्लिश बनाई है, आप वापस उसका उर्दू बनाएं। आपने जो इंग्लिश बनाई है डियर फ्रेंड, उसको वापस उर्दू में कन्वर्ट करें। आप उसके उर्दू में कन्वर्ट करें। अब आपका उर्दू और ओरिजिनल पैसेज का उर्दू है, आप इनको कंपैरिजन करें। बिलीव मी, आप 100% हो तो पता चल जाएगा आपकी गलतियां कहां कहां पे हैं। मैं इसकी अभी आपको मिसाल देता हूं। मैं सपोज करता हूं माय डियर फ्रेंड कि मैंने ये एक मेरा जुमला था, मैंने इसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाई। मेरा जुमला था कि मुल्क के कानून और फर्द की आजादी एक दूसरे की जिद होते हैं। मैंने इसके नीचे जो इंग्लिश है ये बना लिया। अब मैं उर्दू को नहीं देखूंगा, मैंने जो नीचे इंग्लिश बनाई है मैं वापस इसको उर्दू बनाऊंगा, मैं वापस इसको उर्दू बनाऊंगा कि मैं जो ये इसके वापस उर्दू बनाऊंगा। मैं इसकी उर्दू बनाऊंगा, मैंने यहां दला में लिखा है, मैं लिखूंगा मुल्क का, ला लिखा हुआ है कानून, मैंने लिखा है मुल्क का कानून, एन इंडिविजुअल लिखो, और फर्द की आजादी एक दूसरे की जिद होते हैं। अब ये मैंने ट्रांसलेशन बनाई है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने ये जो बनाई है मैं वापस उर्दू और इसका आपस में, जो रियल उर्दू था और इसका आपस में कंपैरिजन करूंगा। जब मैं कंपैरिजन करूंगा, यहां पे देखें आप इनका कंपैरिजन, वहां पे लिखोगा मुल्क के कानून, सॉरी मैंने गलत की ट्रांसलेशन कर दी, एक मिनट, मैंने किसी और की करनी थी, हाँ सॉरी मैंने इसकी करनी थी। हम अगर इसकी करेंगे तो डियर यहां पे हम इसकी, सॉरी मैं दोबारा करता हूं, एक मिनट, मुझे 1 मिनट दे, मैं उम्र वाले को खत्म करता हूं। मैंने उर्दू पढ़ ली है, मैं इसको खत्म करूंगा। सबसे पहले मैं इसकी वापस उर्दू बनाऊंगा, मैं इसकी बनाऊंगा द लॉ, मैं लिखूंगा कि मुल्क, क्योंकि अब मैंने लॉ नहीं लिखा, मैंने लॉज लिखे, कावानीन, और
अफराद, की आजादी, एक दूसरे के जिद होते थे। अब मैं क्या करूंगा डियर स्टूडेंट, अब मैं जो ओरिजिनल उर्दू है और इसका आपस में कंपैरिजन करूंगा। मैं दोनों उर्दू की आपस में कंपैरिजन करूंगा। जब मैं दोनों उर्दू की कंपैरिजन करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी गलती कहां पे है। अब ये देखें ना, ऊपर लिखो है कि मुल्क के कानून, लेकिन मेरी ट्रांसलेशन बनी है मुल्क के कवानीन। ये एक तो गलती हो गई। ऊपर लिखो है कि फर्द, मैंने लिख दिया अफराद, ये गलती ये हो गई। वहां पे लिखा हुआ हैं और मैंने लिख दिया थे। ये तो मैंने गलतियां कर दी हैं। मैं तो अपना खुद टीचर हूं, मैं तो असेसमेंट। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं दोनों उर्दू को आपस में कंपैरिजन करूंगा तो मैं 100% ढूंढ लूंगा गलती किधर है। मैं सबसे पहले ये एस खत्म करूंगा, देन मैं दोबारा ये एस खत्म करूंगा, मैं इसको आर करूंगा। मैं जब इसको आर करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा गलती कहां कहां पे हुई है। मेडिसन ये लाजिम है, थोड़ा सा बोरिंग काम है, लेकिन जब आपने अंग्रेजी बना ली है उसकी वापस उर्दू बनाना है। जब आप उसका वापस उर्दू बनाएंगे तो आपको 100% पता चल जाएगा गलती कहां पे है। मेडिसन ट्रांसलेशन में हमेशा हम 3 किस्म के 4 टाइप ऑफ गलतियां करते हैं। हमारी सबसे पहली गलती होती है टेंसेस की, और अगर टेंसेस की गलती करेंगे तो आप 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वहां पे लिखा होता है कि लाहौर तहजीब व सकाफत का मरकज था, और हम लिख देते हैं कि लाहौर तहजीब व सकाफत का मरकज है। वहां पे लिखा हुआ होता है फर्द और हम लिख देते हैं अफराद। दूसरी जो गलती है वो सिंगुलर प्लूरल की गलती है। तीसरी गलती जो है डियर स्टूडेंट, आपने जब ट्रांसलेशन करनी है तो किसी भी किस्म का लफ्ज नहीं छोड़ना। यू आर नॉट सपोज टू लीव द वर्ड्स, थीम नहीं कन्वे करना। और आखिरी जो गलती हम करते हैं, हम लफ्जों का गलत यूजेज करते हैं। हम हमेशा एक देखो बेटे, एक मैं पिछले 2 साल पहले ट्रांसलेशन आई, लिखा हुआ था कि वो एक अजीम शख्स थे, तो हमने लिख दिया कि ही वॉज अ स्पेशल पर्सन। स्पेशल तो माजूरों को कहते हैं। तो आप लफ्जों के सिलेक्शन का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ये इन 3 पैरामीटर पे आपके पेपर चेक किया जाता है। टेंसेस का ख्याल रखना है, सिंगुलर प्लूरल का ख्याल रखना है, कोई लफ्ज छोड़ना नहीं है, और डियर स्टूडेंट आपने एक एक वर्ड के लिए एक्यूरेट वर्ड यूज करना है। यहां पे कोई एक्सप्रेशन आपको नहीं देखता। ट्राई टू बी एज सिंपल एज यू कैन। माय डियर स्टूडेंट, ये एक स्किल है, और आते कहां से है ये भी मैं बता देता हूं। पिछले 5 साल सीएसएस को हो गए हैं, ये ट्रांसलेशन को क्वेश्चन को पहले नहीं होता था। माय डियर स्टूडेंट, ये हर साल पंजाब यूनिवर्सिटी जो है, अब तो बीए खत्म हो गया पिछले 2 सालों से, पंजाब यूनिवर्सिटी के बीए की जो पेपर होते थे, वो बीए के 2 पेपर होते हैं, एक पेपर ए होता है, एक पेपर बी। ये हर साल पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर बी जो है वहां से लिया जाता है। ना सिर्फ ये, आपकी करेक्शन, आपकी ईडियम्स, आपकी ट्रांसलेशन हर साल वहां से उठाई जाती है। आप मार्केट में चले जाएं, आप उन्हें कहें कि पंजाब यूनिवर्सिटी के बीए की हमें बुक पास पेपर दे दें, सिंपल बीए के। आपने कहना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के आपको बीए जो है उसके पेपर दे दें। तो जब आपको पेपर दे देंगे तो उसमें साल पेपर ये ट्रांसलेशन वहां से मिल जाएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये स्किल है, और स्किल हमेशा प्रैक्टिस से आती है, और हम भी इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मैं दोबारा एक दफा रिपीट करता हूं, my dear son, the very basic requirement is that you are supposed to recognize the tense. उर्दू के और मैनर्स हैं, इंग्लिश के और मैनर्स हैं। डियर स्टूडेंट, इंग्लिश का आखिरी वर्ड जो है वो आपको बताता है ये कौन सा टेंस है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, यू आर सपोज्ड टू वर्क ऑन उर्दू एज वेल एज इंग्लिश वोकैबुलरी। आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों की अच्छी वोकैबुलरी आनी चाहिए। अगर आपको किसी लफ्ज का मतलब नहीं आ रहा है तो आप पहली बात है उसको रेफरेंस, कंटेक्स्ट गैस करने की कोशिश करें,
और जैसे अगर रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट भी आपको मतलब उर्दू का नहीं आ रहा है तो आपने उसको वर्ड को क्या करना है, माइडियसन, उस वर्ड को आपने लफ्ज को उर्दू के ब्रेक करना है। जब आप उर्दू के लफ्ज को ब्रेक करेंगे तो आपको 100% पता चल जाएगा गलती किधर है। Mediation, translate the word according to the reference in which they have been used. आप लफ्जों की रेफरेंस के मुताबिक ट्रांसलेशन करेंगे। डू नॉट लीव द वर्ड्स, आप लफ्जों को छोड़ेंगे नहीं। मॉडल सेंटेंस का ख्याल रखेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस का ख्याल रखेंगे, और सबसे जरूरी चीज जो है कि जब आप इसकी ट्रांसलेशन करेंगे आप इसको वापस उर्दू में कन्वर्ट करें, वापस उर्दू में कन्वर्ट करें, दोनों उर्दू की कंपैरिजन करें और 3 चीजों का ख्याल रखें। सबसे पहले टेंसेस का ख्याल रखें, सिंगुलर प्लूरल का ख्याल रखें, और नेवर लीव द वर्ड्स, कभी भी किसी लफ्ज को ना छोड़ें, और इनकरेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड्स जो है आप उसको सही करो। अब हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। और ये सबसे पहले आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है, और अभी मैं आपको 30 मिनट दूंगा, आपने मुझे ईमेल करनी है। आप, मैं कहता हूं 20-25 पैसेज की ट्रांसलेशन कर लें, आपको ये ट्रांसलेशन फिर कभी भी नहीं भूलेगी। ये एक जुमला है, जुमला लिखा हो, सॉरी पैराग्राफ है, मैं रीड आउट कर देता हूं। आपने सारे स्टेप्स इसके करने हैं, और खास तौर पे अपनी इंग्लिश को वापस उर्दू बना के उसको मैच जरूर करना है। और मुझे सिर्फ एक पेज फाइनल वर्जन आप भेजेंगे। लिखा हुआ कि बड़े आदमी में वही आम सादा और छोटी छोटी खूबियां होती हैं जिन पे हर शख्स का इख्तियार होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आम आदमी में ये खूबियां होती हैं और ख़ास आदमी में खूबियों की रूह और इनका जौहर होता है। कहते आज़म की जानी पहचानी ज़ात में कोई बात ऐसी ना थी जो समझ में ना आए। शख्सियत के एतबार से वो एक सीधे साधे आदमी थे। इनके ख़ास खास खूबियों की फहरिस्त कुछ यूं बनेगी: अज़म, अमल, दयानत, खताबत, खुददारी। कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर लें। जैसे नाम में से अगर कोई जी फैज आप क्वेश्चन करें। अच्छा सर, हमने अभी एक सेंटेंस पढ़ा था ना, इफ देयर इज द ग्रेटर नंबर ऑफ लॉस, अगर इसकी बजाय हम ये लिखें तो इफ देयर आर ग्रेटर नंबर ऑफ लॉस, ये गलत होगा सर? हम क्या लिखें? क्या जुमला था? जुमला ये था इफ देयर इज द ग्रेट नंबर ऑफ लॉस, अगर उसकी बजाय हम ये लिखें इफ देयर आर ग्रेटर नंबर ऑफ लॉस। हमने तो आर लिखा था, हमने इस तो नहीं लिखा था। हमने तो लिखा ही आर था, हमने इस तो लिखा ही नहीं था। नहीं सर, इस लिखा हुआ था इफ देयर द ग्रेटर नंबर ऑफ लॉस। हमने आर लिखा हुआ था, इस नहीं लिखा हुआ था। आर आएगा ना कि इस आएगा, हमने आर ही लिखा हुआ था। पता नहीं सर, मेरे ख्याल से इस लिखा था सर हमने। साबिर आप बताएं। सर उस सेंटेंस में इस लिखा हुआ था, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में तो वर्क आर होना चाहिए। आर वो टाइपिंग मिस्टेक थी, आर होना चाहिए। और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि सर हमने जिद के लिए जो एक सेंटेंस था कि मुल्क के कानून और फर्द की आज़ादी दूसरे की जिद होते हैं, तो उसके लिए हमने अपोजिट का लफ्ज़ यूज किया था। तो ये तो एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन नहीं हुई ना जिद की। तो क्या होना चाहिए? अपोजिट तो मुतज़ाद, मतलब तो यार जिद और अपोजिट एक ही चीज है बेटे, वो आपने कंटेक्चुअल मीनिंग करनी है। कंट्राडिक्टरी ये भी कंट्राडिक्टरी भी लिख सकते हैं, अपोजिट भी लिख सकते हैं। बेटे लफ्ज जो है ना उसको उस कंटेक्स्ट में यूज करना है, तो कंटेक्स्ट में उसको मतलब जिद अपोजिट होता है। अच्छा, अब जैसे आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है और आपने ये ट्रांसलेशन मुझे भेजनी है। करें जरा इसकी, और ये मुझे 9:30 तक मिल जानी चाहिए। हम क्लास इधर ही एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल हम आगे मूव करेंगे।